पहले मज़हर अब्बास साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौजी छावनी का दौरा किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो आप कैसे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के अपने फ़ौजी नौजवानों और अफसरों से मुलाकात और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की छावनी में ये जो तकारीर हैं और जो खिताब है इनको? शुक्रिया मतीद। ज़ाहिर है छावनी में जाके जब आप अपने फ़ौजी जवानों से मिलते हैं, अपने उन जवानों से मिलते हैं जिन्होंने जो फ्रंट लाइन आपकी लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका मोराल हाई करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को दूसरी जगहों पे भी जाना चाहिए और मिलना चाहिए फ़ौजियों से। लेकिन मेरा ख्याल है जब हम इतनी ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह हमारे वज़ीर दिफ़ा करते हैं, नायब वज़ीर आज़म करते हैं, एक आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और उस कामयाबी का नतीजा ये है कि पाकिस्तान ने सिफारती महाज पे, दिफाई महाज पे, सियासी महाज पे और यहाँ तक के सहाफ़ती महाज पे आपकी वाज़ेह बढ़तरी नज़र आती है भारत के ऊपर। अब इनिशियली ज़ाहिर एक नेचुरल होता है कि जब आप एक तरीके से आप विक्ट्री मूड में होते हैं, जीत के मूड में होते हैं, तो सेलिब्रेशंस होती हैं, सब कुछ होती हैं। लेकिन अभी जंग टली नहीं है। सीज़ फायर जो है वो ज़ाहिर है कि फ़िलहाल एक टेम्पररी चीज़ है, वो कि डोनाल्ड ट्रंप उसको परमानेंट सीज़ फायर कह रहे हैं और अच्छी बात है कि अमेरिकन इसको संजीदगी से ले रहे हैं। मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें इस लिहाज से अभी देखना चाहिए कि डिप्लोमेटिक महाज पे अब क्या सरगर्मियाँ होती हैं, क्या हमारी अमेरिकन से अभी हमारे राब्ते मौजूद हैं और आगे बात किस तरह, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये गुफ्तगू भी बात भी आई कि दोनों लीडरों को जो है वो डिनर पे मदऊ किया जाए। अब इस बात को जब आगे बढ़ाते हैं तो क्या रिस्पांस होता है? ज़ाहिर है पाकिस्तान का तो पॉजिटिव रिस्पांस होगा, लेकिन देखना ये कि इंडिया का क्या रिस्पांस होता है। अगर बराह रास्त वो पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को बुलाते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी जाएंगे उसमें? और पाकिस्तान को इस वजह से मेरा ख्याल है अब हमें थोड़ी सी एहतियात भी बरतनी चाहिए इस हवाले से कि हमें एक ऑलरेडी आपको एज हासिल है, मगर क्या मगर सब सवाल ज़्यादा ओवर सेलिब्रेशन। मगर सब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या भारत ने अमेरिका की सालिसी कबूल कर ली है इस मामले पर? भारत ने कैटेगोरिकली अभी मुस्तरद भी नहीं की है। अगर हम देखें तो उस तरह की चीज़ अभी सामने नहीं आई है। तो और जाहिर है जब अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होगा इंडिया पे, तो इंडिया नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप डिले कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कि जी पहलगाम का वाक़या, ये तो पाकिस्तान तो पहले ही कह रहा है। पाकिस्तान ने 4 बेसिक चीज़ें हैं जिस पर गुफ्तगू पाकिस्तान ने करनी है। वो पहलगाम के वाक़े की आज़ादाना तहकीकात कराई जाए, जो आर्टिकल 370 है जो वो किया गया है उसको बहाल किया जाए। तीसरे ये कि सिंध ताश मुआहिदा जो है उसकी मअतली जो है वो ख़त्म की जाए। तो पाकिस्तान तो बहुत ओपनली चीज़ों के बारे में उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है पाकिस्तान ने, और वो बहुत ओपन है। जो इंडिया में जो बीजेपी या मोदी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, एक तो इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा उन पर बढ़ रहा है और उनकी खुद विदिन बीजेपी भी ये प्रेशर बढ़ रहा है कि जो कुछ किया है हमने उसमें पाकिस्तान और चीन को हमने और करीब कर दिया है। दूसरे ये कि पाकिस्तान ने ग्राउंड पर बता दिया है हमें कि वो हमें जवाब देने को तैयार है। तीसरे ये कि सबसे अहम बात ये कि डिप्लोमेटिकली जो इंटरनेशनल सपोर्ट भारत को हासिल होनी चाहिए थी वो दरअसल पाकिस्तान को हासिल हुई है। ये नहीं कि डायरेक्टली किसी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ आके खड़ा हो गया है, लेकिन इंडिया के मौक़िफ़ के साथ खड़ा ना होना ही पाकिस्तान की जीत है। सही। और इसी चीज़ को हमें बहुत संभाल के लेके आगे बढ़ना है। ठीक। एम्बेसडर साहब, सदर ट्रंप की तरफ से बार बार ये क्रेडिट लिया जा रहा है कि लाखों अफराद की जानें बचा ली हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई एटमी जंग छिड़ने वाली थी। हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने
अभी वजाहत की है कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियारों के इस्तेमाल का तो ऑप्शन ही नहीं था। इस जंग में किसी किस्म का ऐसा कोई इम्कान ही मौजूद नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं सदर ट्रंप के इस दावे को और ख़ास तौर पे अपने डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत को? जी, मगरब के अंदर ये बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। जब से इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बने हैं, वो हमें समझते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट्स हैं ये दोनों। ये उनकी अपनी एक ओपिनियन है, हम उससे एग्री करें ना करें। लेकिन यहाँ पर आकर अगर आप देखें तो इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट तो इंडिया है, जिसने बगैर सोचे समझे, बगैर देखे, बगैर तहकीकात कराए हुए हम पर इल्ज़ाम लगा दिया और फिर इंतजार भी नहीं किया कि कोई जवाब आ जाए। हमने तो, हमारी गवर्नमेंट ने तो अफसोस का जाहिर किया कि जो वहां पर जो पहलगाम के अंदर लोग मारे गए हैं, लेकिन साथ ये भी कहा कि आपके पास कोई प्रूफ है, तो प्रूफ तो था नहीं। अब आप इररिस्पॉन्सिबल स्टेट तो बन गई इंडिया कि भाई आपने और फिर वायलेशन की, आपने मिसाइल फेंके बगैर सोचे समझे कि भाई जो अगला मुल्क जो साथ आपकी, जिसके साथ आपकी वो एग्जिस्टेंस है, जिसके साथ आपका बॉर्डर मिलता है, जिसके साथ आपके मुश्किल हालात भी हैं, कोई आपका जो एक ट्रस्ट डिफिसिट है, उसको सब देखते हुए आप ये हरकत कर रहे हैं, तो फिर आपका क्या बनेगा? तो फिर इमेज आपकी डैमेज हुई। एम्बेसडर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट जो है वो किसी भी मुल्क से, किसी खास तौर पे दूसरी एटमी ताकत से रवायती जंग भी नहीं कर सकती? जी, रवायती जंग करेगी। पहले देखें जी, आपका हो चुका है ना पहले भी। तो यहाँ पर कारगिल था, उसके बाद ये जो 2019 में हुआ वो अपनी जगह पर है, लेकिन सोच समझ के करें ना आप, पहले देखें तो सही। अब आपको सबक मिल चुका है, आप ये जो रवायती जंग है इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब तो नहीं है कि रवायती जंग है तो एटमी जंग भी छिड़ जाएगी। इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है, ना ही हमें ये पोजीशन लेनी चाहिए। नहीं, हमने पोजीशन नहीं ली, लेकिन आप मुझे अगर बताएं कि डिटरेंट है, हमारे पास डिटरेंट है न्यूक्लियर ये। लेकिन अगर आप मुल्क के साथ अगर इस किस्म की हरकत करेंगे कि उसके जो फैसिलिटीज हैं उस पर अटैक करेंगे और बात यहाँ तक ले जाएंगे कि उसकी एग्जिस्टेंस का खुदा ना खास्ता मसला खड़ा हो जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? यूज नहीं करना, लेकिन फिर आप देखें फिर धमकी तो देनी पड़ेगी। लेकिन आपके वज़ीर आज़म जब ने कहा कि हमने ये सोचा नहीं था। एम्बेसडर साहब देखें ना, आप जो बात कर रहे हैं उससे तो यही तासुर मिलता है ना कि पाकिस्तान तो पहले ही नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को मुस्तरद कर चुका है, यानी कि एटमी हथियार के पहले इस्तेमाल की पॉलिसी अभी भी ये ऑप्शन पाकिस्तान ने अपने पास रखा है। और ऊपर से अगर हम एक रवायती जंग को भी उसको ऐसे देखें कि ये किसी वक्त भी एटमी जंग में बदल सकती है, तो फिर हमारे बारे में क्या तासुर पैदा होगा अगर हम इस चीज़ पे इसरार करेंगे कि रवायती जंग भी जो है वो एटमी जंग में बदल सकती है? तो क्या हमें ये पोजीशन लेनी चाहिए कि रवायती जंग जो है वो एटमी जंग में बदल सकती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन साथ आप बिल्कुल नहीं है। अभी तो हमने, आप देखें इस 4-6 दिन के अंदर जो खड़ा हुआ, किसी वक्त भी हमने अपनी जो ब्रीफिंग्स होती रही, बार बार होती रही, हमने न्यूक्लियर इशू का आवाज भी नहीं उठाई। लेकिन हमें ये था कि ये जो टिट फॉर टैट है कि उन्होंने किया, फिर हमने जवाब दिया और प्रिसिशन था हमारी जो थी, जो हमारा जो जवाब था मिलिटरीली जो जवाब था वो बिल्कुल कंसाइज था और जगहों पर था, उनकी मिलिट्री फैसिलिटीज के ऊपर था। बिल्कुल सही, बिल्कुल हमने सही। सिविलियन आबादी को अटैक भी नहीं किया। लेकिन मैं आपको हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि ये तो ऑप्शन ही नहीं थी ना कि न्यूक्लियर ऑप्शन इस जंग में। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन हमें साथ ये भी पता था, मैं आपको थोड़ा बता दूं, जब ये सारी चीजें हो रही थी हमें ये भी पता था कि बहुत सारे ममालिक, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे था और भी मुल्क जो थे वो बीच में पड़ चुके थे इसको काम डाउन करने में। सही सही, बिल्कुल। ये मैं बता दूं आपको, और आपको मैं अभी एक बात बताऊं, और फिर आखिर में देखें जो अभी रिकॉर्ड पर है कि ब्रिटिश जो इंडिया के जो हाई कमिश्नर थे बरतानिया में, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, कहने लगे कि भाई हमने तो अमेरिका के साथ अपने रीच आउट किया कि जी किसी तरीके से इसको कम किया जाए, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। जुल्फ़िकार भट्टी साहब वापस पाकिस्तान की सियासत पे आते हैं। एक तो
वो पंजाबी में कहते हैं ना गुड्डी चढ़ गई है, तो ये नून लीग की भी गुड्डी चढ़ गई है माशाल्लाह। इतनी बड़ी फतह ये नून लीग को नसीब हुई है, हुकूमत को नसीब हुई है, किसको नसीब हुई है? ये नून लीग के लिए आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारी फतह सारी कौम को नसीब हुई है। अच्छा, पहली बात। और कौम के मुंतखब नुमाइंदों को, और फिर अफवाज पाकिस्तान का एक जो है वो एक बड़ा अहम किरदार रहा, जहाँ पे आपकी तीनों फौजों ने और फिर स्पेशली एयर फोर्स ने बहुत ही आपके खूबसूरत तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे एक अपना किरदार अदा किया। इसमें नवाज शरीफ साहब का कितना किरदार? देखें वो कहाँ थे? देखें सारे ये मैंने पहले कहा है कि कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। नवाज शरीफ साहब की भी कंसल्टेशन जो है वो बिल्कुल अपनी पार्टी को जारी रही और उन्होंने फ्रंट लाइन पे आके प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये देखें ना, आप जो लोग हमें क्रिटिसाइज़ करते थे, अब क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम सियासी जमातों का, तमाम कौम का और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये किसी एक फ़र्द की, एक जमात की, एक ओहदेदार की फतह नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान के एक एक बच्चे से ले के अवाम के हर बंदे की फतह है, हर सियासी जमात की फतह है, हर इदारे की फतह है, हर फौजी की फतह है और हम सब की फतह है। बहरहाल एक में आपको शहबाज शरीफ साहब ने जो आज फौजी छावनी सियालकोट में खिताब किया, वो एक उनकी आपको झलक दिखाना चाहता हूँ जी। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आसिम मुनीर ने की। इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से मैं उसका जाती तौर पर गवाह हूं, क्योंकि उन दिनों में दिन रात मेरी इनसे टेलीफोन पर और हमारी फेस टू फेस मुलाकात होती थी। और जिस हौसले के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बतौर एक पाकिस्तानी के मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं। तो इन्होंने तो कह दिया कि जनरल आसिम मुनीर साहब की सारी प्लानिंग थी, तो कल तो आपकी पार्टी कह रही थी कि ये नवाज शरीफ साहब के मनसूबाबंदी और डिज़ाइन था। देखिए, इसमें दो इशू हैं। आपका क्या ख्याल है कि अब जो जहाँ पे आपने अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय करना था, जहाँ पे आपकी प्लानिंग है, वो कोई किसी सिविलियन ने करना था? मतलब असल प्लानिंग गवर्नमेंट करती है। देखिए गवर्नमेंट ने ये किया कि देखें, अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपने अपने जो फौज है उसको गो हेड दे दिया कि वो अपनी प्लानिंग के तहत प्रोफेशनल वे से जिस तरीके से वो अपनी प्लानिंग करे। इसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी कोई रोल था इस जंग में? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे वो भी मेंबर थे।